Assalamu alaikum students. Today we are going to learn lesson 2.23 questions. आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इस लेसन में से इस साल मतलब कि मार्च 2020 में एक पैसेज पूछा जा चुका है. ओके, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. ठीक है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि अभी तो ज़रूरी नहीं कि अब आके गया तो पैसेज आए भी, लेकिन स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो एज यूजुअल हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखते हुए चलेंगे. लेट्स बिगिन विद द वार्मिंग अप एक्सरसाइज. एक्सप्रेशंस इन इंग्लिश क्लासिफाइड अंडर डिफरेंट हेड्स. पेयर अप विथ योर पार्टनर, गेस एंड मैच द कॉलम्स. यूज अ डिक्शनरी. अब यहाँ पर आपको कॉलम ए में डिफरेंट एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं. ठीक है, उनका मतलब क्या है आपको बताना है. सबसे पहला है सबसे पहला है फर्स्ट प्रिंसिपल. ठीक है, जिसका मीनिंग होगा अ रूल टू गवर्न वंस बिहेवियर. वो कहते हैं ना कि इंसान की कुछ ना कुछ लाइफ में प्रिंसिपल्स होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस रहना चाहिए. बिल्कुल वही चीज़ है. देन टू कोटेशन, इसका आंसर आएगा एफ. वर्ड साइटेड फ्रॉम अ स्पीच टेक्स्ट ऑफ अ फेमस पर्सन. किसी फेमस पर्सन का कहते हैं ना कि किसी फेमस पर्सन का ये कोट है ना. तो जैसे गांधी जी का था डू और डाई, है ना. तो ये उनका हम कह सकते हैं उनका फेमस कोट है, करेंगे या मरेंगे, है ना. ये था नेहरू जी का, है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. तो ये सारे कोट्स हो गए. नेक्स्ट मॉरल. मॉरल का आ जाएगा जी. अ लेसन डिराइव फ्रॉम अ स्टोरी और एक्सपीरियंस, है ना. हम बचपन से देखते आ रहे मॉरल ऑफ द स्टोरीज, है ना. स्टोरी राइटिंग आती है एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी, है ना. तो उसका मतलब होता है कि किसी भी कहानी से हमको जो है कोई जो लेसन मिले, जो सीख मिले, उसे मॉरल कहते हैं. फोर्थ ईडियम्स. इसका जो है आएगा आंसर स्टैब्लिश एक्सप्रेशन विच डू नॉट कन्वे एग्जैक्टली द सेम एज इंडिविजुअल वर्ड्स. क्या मतलब हुआ, जैसे कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मैं हिंदी में कहूँ तो कहते हैं ना कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, है ना. तो इसके लिए इंग्लिश में आप लोगों को पता है क्या है इडियम. इसके लिए है कि अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स. अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स मतलब कि एक बुरा कारीगर जिसको काम करना नहीं आता है वो किस में नुक्स निकालता है, अपने टूल्स में, अपने इक्विपमेंट्स में. अब इसका जो है हम लोग लफ्जी लिटरल मीनिंग नहीं लेंगे, है ना. इसका एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग नहीं लेंगे. तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई इंसान जिसको कोई काम करना नहीं आता है वो दूसरी चीज़ों में फॉल्ट निकालता है. इसका मीनिंग ये होता है ना. तो जब कोई कहावत का हम लोग, है ना, कहावत होती है जो जिसका हम लोग एग्जैक्ट मीनिंग नहीं लिया जाता है, लिटरल मीनिंग नहीं लिया जाता है. जैसे हिंदी में हम कहें ना कि अगर 100 सुनार की एक लोहार की, है ना. तो वैसे ही इंग्लिश में बहुत सारे ईडियम्स है ना. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, राइट. So does it really mean that we have to literally cut the coat? No, that means that look your capacity, right? Look your ability before doing any tasks. Don't go beyond your limits while doing anything, which will cost you a great, a great burden. Are you getting me? Let's see the next one. Fifth, slogans. स्लोगन्स का मीनिंग आप भी डाल सकते हैं शॉर्ट स्ट्राइकिंग मैसेजेस फॉर द पब्लिक. जैसे अभी वो हम कहें नरेंद्र मोदी जी का स्लोगन है ना, क्या कि अच्छे दिन आएंगे, ये एक स्लोगन हो गया. वन लाइनर्स का आएगा सी. अ शॉर्ट विटे रिमार्क स्टेटिंग ट्रुथ. और नेक्स्ट है 7 मैगजीम्स का आ जाएगा डी. अ पॉपुलर वेल नोन ट्रूथ. अ पॉपुलर वेल नोन ट्रूथ, बहुत ही पॉपुलर फेमस बात जो सच हो, है ना, उसे हम क्या कह सकते हैं, मैगजीम. मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक बोलूँ देयर इज अ वुमन एट द बिगनिंग ऑफ ऑल द सक्सेस, है ना. तो ये मैगजीम्स हो गया.
एंड द लास्ट वन 8 वाला, उसका आएगा फर्स्ट, एट अ जनरली एक्सेप्टेड एविडेंट ट्रुथ. ठीक है. Now, as I told you, okay, we'll be dealing only with important questions. So, let us begin with our main lesson. Okay. Before that, something is given. Question number 3. You can see on the screen question number 3. Fill in the missing words. और इस बार देखिए आपको ब्रैकेट्स जो हैं, ऑप्शंस यू कैन सी के नीचे दिए हुए हैं. अब आपको जो है यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ. उसके बाद सेकेंड क्या आएगा? द प्लेस इज टू बी हैप्पी इज हियर. एंड द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी एंड हैव अ लिटिल हेवन राइट हियर. अब ये मैंने देखिए आपको नीचे दिया, यू कैन लिसन टू दिस सॉन्ग ऑन द इंटरनेट. ये क्या है? देखिए आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया है कि लेट्स सी इफ यू रिमेंबर नर्सरी राइम. ये एक बचपन में आप लोगों को राइम, नर्सरी राइम होती है, या आई गेस 4th स्टैंडर्ड वगैरह में भी होगी. तो ये जो राइम है ना, नर्सरी राइम, ये जो पोएम है, जो नर्सरी राइम है, ये एग्जैक्ट इट कन्वेज द मैसेज ऑफ आवर लेसन. ये हमारे लेसन का मैसेज कन्वे करती है. इसीलिए मैंने यहाँ पर ये डिस्कस किया कि इस लेसन में ना बस यही बातें बताई गई है कि कोई भी काम करने का, कहते हैं ना कि सही समय जो है वो अब है ना. अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से आपको तय करना है कि आपको सही एक्शन क्या लेना है. जिस जगह पे हो उसके हिसाब से आपको ये तय करना है कि व्हाट वुड बी योर वे ऑफ रिएक्शन. आपके काम करने का तरीका कैसा रहेगा, वो आप किस जगह पर, उस पर डिपेंड करता है. तो यू विल गेट टू नो ऑल द डिटेल्स, है ना, वंस वी गो थ्रू द लेसन. तो ये जो नर्सरी राइम था डिस्कस इसीलिए किया मैंने, एज आई टोल्ड यू, कि इट कन्वेज द मैसेज. ओके. Now, actually beginning with the lesson, the 3 question written by Leo Tolstoy, 1828 to 1910, was a Russian writer who is regarded as one of the greatest authors of all the time. ये बहुत ही रिनाउंड नेम है, लियो टॉल्स्टॉय. आई गेस आप लोगों ने मे बी हिस्ट्री में भी इनका नाम जरूर सुना होगा. ही फर्स्ट अचीव लिटरेरी मीन्स व्हाट, लिटरेचर में एक्लेम मतलब फेम, है ना, FAME, फेम इज द नाउन फॉर्म ऑफ फेमस. तो उनको फेम मिली, शोहरत मिली इन हिज 20s विथ हिज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायोलॉजी चाइल्डहुड, बॉयहुड एंड यूथ. तो इनकी सेमी ऑटोबायोग्राफी मतलब उन्होंने एक ऐसी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जो कुछ चीज़ें उनकी मतलब जीवन से लिंक थी उनके, और उनकी लाइफ से लिंक थी, और कुछ चीज़ें होगी, हो सकता है मे बी फिक्शनल. तो इसकी वजह से उनको बहुत एक्लेम मिला, फेम मिला. अब ये जो है एक पैराबल है. क्या है? पैराबल है. स्टार्टिंग में देखिए हमने देखा ना कि डिफरेंट एक्सप्रेशंस दिए थे और उनके मीनिंग बताए थे कि ना, कि इडियम्स का मतलब क्या होता है, मैक्सिम्स का मतलब क्या होता है. वैसे ये पैराबल है, तो वो इसीलिए आपको स्टार्टिंग में दिया था ये समझाने के लिए कि लिटरेचर में ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. तो पैराबल क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है विथ मॉरल लेसन. कोई भी एक शॉर्ट स्टोरी जिसके अंदर कोई मॉरल लेसन कन्वे किया गया हो, हम उसको पैराबल बोल सकते हैं. A parable usually has human characters. This parable concerns a king who wants to find an answer to what he considers to be the 3 most important questions in his life. तो ये भी इसी तरह से एक पैराबल है जिसमें एक राजा, एक किंग जो है ना, अपनी जिंदगी के 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहा है. और पैराबल का एक खास फीचर क्या है कि इसमें ह्यूमन कैरेक्टर्स होते हैं यूजुअली, है ना. जैसे कि आप लोगों ने बचपन में वो एनिमल्स की लाइक टॉर्टॉइज या हेयर की स्टोरी है, वो आप पैराबल नहीं बोलोगे. दो इट कन्वेज अ मैसेज, है ना, हालांकि उसके अंदर मैसेज है, लेकिन आप उसको पैराबल नहीं बोलोगे क्योंकि उसमें ह्यूमन कैरेक्टर
नहीं है। ठीक है, तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेसन। Once a certain king had an idea. If he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and who to avoid the most important thing to do, he would never fail in anything that he would undertake. And above all, if he always knew what was the most undertake. अब देखिए, अब इसके मतलब 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या थे पता है? ठीक है, 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये थे उसके। सही वक्त, सही लोग और सही चीज। ठीक है, सही वक्त, सही लोग और सही चीज क्या है करने के लिए। देखिए, वापस से देखिए। इफ ही न्यू हु आर द राइट पीपल, सही लोग है। सॉरी, आई स्किप फर्स्ट लाइन। इफ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम, पहला क्या आ गया? राइट टाइम। थर्ड लाइन में आप देखोगे राइट पीपल, एंड उसके बाद देखोगे कि जो है आपको 6th लाइन में दिया है कि व्हाट वाज द मोस्ट अंडरटेक। अब ये व्हाट वाज द मोस्ट अंडरटेक का मतलब ये हुआ कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। समझ में आई बात? ये व्हाट वाज द मोस्ट अंडरटेक का मतलब हुआ व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। तो ये 3 चीजों की, ये 3 क्वेश्चंस की तलाश थी उससे कि सही वक्त, सही लोग और सही काम क्या है। सिंस ही वॉज कन्विंस्ड दैट ही वॉज राइट इन थिंकिंग दिस वे, अब उसको यकीन था, अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं सही सोच रहा हूँ, कि मुझे कोई भी काम करते वक्त पता होना चाहिए कि ये काम करने का सही वक्त क्या है, सही लोग कौन से हैं और किस वक्त पे कौन सा काम सही करना चाहिए। तो उसको यकीन था उसकी सोच पर। ही हैड अ प्रोक्लेमेशन, यू कैन सी ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन। प्रोक्लेमेशन का मीनिंग दिया है एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट इन पब्लिक। तो ही हैड अ प्रोक्लेमेशन मेड इन हिज किंगडम, तो उसने एक ऐलान किया, अनाउंसमेंट किया। ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड टू एनीवन हु वुड टीच हिम व्हाट द राइट टाइम वाज फॉर एवरी एक्शन, who the most necessary people and how he might know the most important thing to do। तो देखिए, जो बात मैं कह रही थी वो लास्ट पैसेज के लास्ट लाइन में आ गई है ना। who the most necessary people, है ना, what was the right time, who the most necessary people and the most important thing to do। okay, many learned people came to the court, है ना। तो बहुत से जो है वाइज लर्नेड पीपल जो है राजा के दरबार में आए, बट दे ऑल गिव डिफरेंट आंसर्स, लेकिन सबने अलग अलग जवाब दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड दैट टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस अ टेबल ऑफ डेज। अब सही समय, है ना, कोई भी करने का क्या है, तो किसी ने एडवाइस दिया कि क्या करो भाई, पहले से जो है ना आपका टाइम टेबल ड्रॉ करके रख लो कि भाई इस दिन मुझे ये करना है। अ टेबल ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स, है ना, दिनों दिन, महीने महीने, सालों साल का जो है आप टाइम टेबल बना के रख लो। एंड मस्ट लीव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट, और उसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अदर्स डिक्लेयर दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड। अंडरलाइन द वर्ड बिफोर हैंड। आपको ग्लॉसरी में पूछ सकता है मतलब वर्ड्स एंड मीनिंग्स में। तो बिफोर हैंड का मतलब क्या होता है? इन एडवांस। बिफोर हैंड का मतलब क्या होता है? इन एडवांस। ठीक है, तो बिफोर हैंड मतलब इन एडवांस, कि ये एडवांस में मतलब तय करना कि व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, ये क्या इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती है। बट एट नॉट लेटिंग वन सेल्फ टू बी एब्जॉर्व्ड इन आइडल पास टाइम। तो किसी भी इंसान को क्या करना चाहिए? आइडल पास टाइम। आइडल मतलब क्या? वेस्ट, है ना, फालतू बैठे रहना, फालतू के कामों में इन्वॉल्व मत हो। वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन एंड देन डू दैट विच वॉज मोस्ट एसेंशियल। तो किसी ने क्या बोला कि सही समय कैसे तय कर सकते हो आप, कि जो आइडल पास टाइम है, फालतू की एक्टिविटीज़ है ना, उसमें इन्वॉल्व मत हो, है ना। और उसके बाद आप देखो कि आपको कौन सी चीज़ एसेंशियल लगती है, एसेंशियल इम्पोर्टेंट, तो वो काम करो।
Yet others said that it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action. तो किसी ने आंसर दिया कि हम लोग जो है डिसाइड कर ही नहीं सकते राइट टाइम, एंड दैट किंग शुड इंस्टेड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज पीपल हु वुड हेल्प हिम टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग. तो इसलिए बेटर क्या होगा कि किंग क्या करे, एक काउंसिल बनाए लोगों की, है ना, जो उसकी हेल्प करे कि वो लोग जो है मतलब उसके लिए टाइम टेबल और शेड्यूल प्रिपेयर करे. इक्वली वेरीड, अंडरलाइन द वर्ड वेरीड. वेरीड का मतलब क्या है, डिफरेंट. डिफरेंट वर द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन. सम सेड दैट द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड वर हिज काउंसलर. तो एक राजा का ये भी क्वेश्चन था ना कि सबसे इंपॉर्टेंट पीपल कौन है, तो किसी ने क्या कहा कि उसके काउंसलर. काउंसलर मतलब उसके जो दरबार में लोग थे, है ना, जो उसे एडवाइस देते थे. अदर्स द प्रीस्ट, किसी ने कहा कि प्रीस्ट. प्रीस्ट मतलब फादर्स, है ना, जो रिलीजियस अथॉरिटीज़ हैं, फादर वगैरह हो गए, या सन, जो भी संत साधु जो भी हो गए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है. तो किसी ने क्या कहा, डॉक्टर्स. तो किसी ने क्या कहा, वॉरियर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, है ना. और उसी तरह से जो थर्ड क्वेश्चन था कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, तो उसका किसी ने क्या दिया, टू द थर्ड क्वेश्चन अबाउट व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सम रिप्लाइड दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस. किसी ने जवाब दिया सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है बस आप साइंस पे फोकस करो. अदर सेड इट वाज स्किल इन वॉरफेयर. किसी ने कहा कि नहीं, आप जंग, है ना, कैसे लड़ते हैं उसकी टेक्निक सीखो. और किसी ने कहा कि इट वॉज रिलीजियस वर्शिप. जबकि किसी ने क्या कहा, जो प्रीस्ट वगैरह हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अपना पूरा ध्यान किस में लगाओ, इबादत में लगाओ. द किंग वॉज कन्विंस्ड बाय नन ऑफ दिस आंसर, है ना. कन्विंस्ड होना समझते ना आप लोग. तो किंग जो है किसी से बताए सेटिस्फाइड नहीं था, कन्विंस नहीं था. एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन, और उसने किसी को भी कोई रिवॉर्ड नहीं दिया. He decided instead to go to a hermit. Underline the word hermit. Hermit, write down, a person living in solitude. A person living in solitude as a religious discipline. A person living in solitude as a religious discipline. यानी क्या, सॉलिट्यूड में रहना मतलब कि बोलते हैं ना, अकेले रहना. क्या कहते हैं जिनको पूरी दुनिया से को त्याग करके लोग जो है सन्यासी कहते हैं जिन्हें. तो वैसे टाइप के इंसान के पास गए. हु वॉज वाइडली रिनाउंड, अंडरलाइन द वर्ड रिनाउंड. रिनाउंड फेमस फॉर हिज विजडम. तो उनको अक्लमंदी के लिए बहुत माना जाता था. उनके पास गए. द हर्मिट लिव्ड इन अ स्मॉल हर्ट इन अ फॉरेस्ट विच ही नेवर लेफ्ट. तो हर्मिट जो थे वो अपनी एक छोटी सी कुटिया में, अपने छोटे से हर्ट में रहते थे, जिसको कभी छोड़ते नहीं थे वो. ही स्पोक ओनली टू कॉमन फोक, और वो सिर्फ आम लोगों से बातें करते थे. तो सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स एंड अप्रोचिंग द हर्मिट सेल डिसमाउंटेड. अंडरलाइन द वर्ड डिसमाउंटेड. गॉट, और मीनिंग लिखिए इसका, got off a horse मतलब क्या कि घोड़े के ऊपर से वो जो है उतर गए. घोड़े को पहले ही छोड़ दिया उन्होंने, है ना. क्यों, घोड़े को पहले ही आधे रास्ते ही उन्होंने छोड़ दिया, और जो है हर्मिट की कुटिया आने के पहले ही छोड़ दिया. रीज़न, क्योंकि वो हर्मिट जो था वो किंग वगैरह से बात नहीं करते थे, वो आम लोगों से ना, साधारण लोगों से बात करते थे. तो यही रीज़न था कि द किंग वेंट इन अ डिस्गाइज्ड फॉर्म. डिस्गाइज समझते ना, भेष बदल कर. तो भेष बदल कर गए वो मिलने के लिए एक आम आदमी की तरह, साधारण आदमी की तरह. और इसलिए उन्होंने अपना जो घोड़ा वगैरह जो सारी चीज़ें थी वो सब आधे रास्ते छोड़कर चले गए. एंड लेफ्ट हिज बॉडी गार्ड बिहाइंड, और उनका जो अंगरक्षक था, बॉडी गार्ड था, उसको भी पीछे छोड़ दिया. When the king arrived, the hermit was digging the ground. अब देखिए, मैंने कहा ना आप लोगों को 2020 में एक पैसेज आया था, वो यही पैसेज था. When the king arrived from here, जो है आपको नेक्स्ट पैसेज में यू कैन सी के 5th लास्ट लाइन में है, एक रिपीटेड हिज क्वेश्चन. तो यहाँ तक आपको पैसेज आया था.
2020 के पेपर में। ओके। When the king arrived, the hermit was digging the ground in front of his hut. तो जब राजा पहुंचा तो वहाँ पे हर्मिट क्या कर रहा था, अपनी कुटिया के सामने, उनका उसका जो शेख था, कुटिया थी, उसके सामने खड्डा खोद रहा था। He greeted the king but went on digging. तो उसने जो है ग्रीट किया, है ना, ग्रीट किया, सलाम दुआ जो भी था वो किया राजा को, लेकिन अपना जो खड्डा खोदने का काम था जारी रखा। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक। द हर्मिट वॉज फ्रेल, देखिए फ्रेल का मीनिंग आपको राइट में दिया है, डेलिकेट, नाजुक। अक्सर ये दोनों वर्ड्स जो है ना, फ्रेल एंड वीक, दोनों साथ में ही आते हैं। तो बड़ा ही नाजुक था जो सन्यासी था, बहुत ही दुबला पतला। एंड ईच टाइम ही स्ट्रक द ग्राउंड विद द स्पेड। स्ट्रक इज द पास्ट फॉर्म ऑफ स्ट्राइक। और जब भी वो ग्राउंड के ऊपर खड्डा करते अपने स्पेड से, स्पेड जो जमीन खोदने के लिए है ना, कुल्हाड़ी जैसा जो होता है, दैट इज कॉल्ड स्पेड। एंड टर्न्ड ओवर अ लिटिल अर्थ, ही ब्रीथेड हैवीली। तो क्योंकि एकदम दुबले पतले नाजुक से इंसान थे, है ना, ही वॉज अ वेरी स्लेंडर मैन, तो एवरी टाइम वेरी स्लिम एंड थीन ही वॉज। सो दैट इज द रीजन ही डिड नॉट हैव मच एनर्जी टू डिग द अर्थ। तो थोड़ा सा काम करके वो जो ना बहुत ही हैवीली ब्रीथ करने लगे ना, बहुत उनको सांस चढ़ जा रही थी। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन। तो किंग उसके पास पहुंचा, क्या बोला कि मैं आपसे 3 क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड एंड टू हुम शुड आई देयरफॉर पे मोस्ट अटेंशन। तो वही 3 क्वेश्चन जो है कि सही वक्त क्या है कोई भी काम करने का, है ना, सही लोग कौन है जिससे मैं कंसल्ट करूँ, और सही काम कौन से वक्त पर करूँ। तो ये जो है क्वेश्चंस उन्होंने अपने सामने रखे। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नीड माय फर्स्ट अटेंशन। तो वही जो मैंने 3 इंपॉर्टेंट बताए क्वेश्चंस। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग। तो हर्मिट ने सुना तो सही लेकिन कुछ कहा नहीं। ही जस्ट स्पेट ऑन हिज हैंड एंड रिज्यूम्ड डिगिंग। तो उसने बस अपने, स्पेट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ स्पीट, है ना, स्पीट मतलब थूकना। तो उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ पे थोड़ा सा जो है फूक मारी, थूका मतलब यहाँ पे फूक मारी। एंड रिज्यूम डिगिंग, रिज्यूम पता है आप लोग को, है ना, रीस्टार्टेड डिगिंग, वापस से खोदना शुरू किया। द किंग वॉच्ड इन साइलेंस फॉर अ वाइल। तो राजा देखता रहा उसे। देन फीलिंग सॉरी फॉर द हर्मिट ही सेड, यू आर टायर्ड, है ना। तो राजा उसकी हालत देख रहा था कि इतना दुबला पतला हर्मिट है बेचारा, तो चलो उसकी थोड़ी हेल्प ही कर लूँ। तो उसको कहने लगा कि आप तो बहुत थक गए हो, चलो मैं आपका स्पेड ले लेता हूँ और मैं थोड़ा आपके लिए काम कर देता हूँ। द हर्मिट साइलेंटली हैंडेड ओवर द स्पेड। तो वह हर्मिट ने भी चुपचाप से, जो स्पेड है ना, स्पेड क्या है वापस बता दूँ, टूल फॉर डिगिंग, है ना, इट्स अ टूल फॉर डिगिंग, खोदने के लिए टूल है, गार्डनिंग टूल। एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। तो उसने चुपचाप जो है राजा को दे दिया। When he had dug 2 beds, dug is the past form of dig, है ना, dig, dug. The king stopped and repeated his question. तो जब उसने जो है 2 अच्छे बड़े बड़े खड्डे खोद दिए तो राजा भी रुक गया, उसने वापस अपने क्वेश्चन दोहराया। The hermit again gave no answer. हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया। But rose is the past form of rise. Stretch out his hand for the spade and said, और stretch out आगे बढ़ाया उसने हाथ, है ना, आगे बढ़ाया क्यों, कि कहा कि अभी आप मुझे स्पेड दे दो, अब मैं वापस से खोदना शुरू करता हूँ, अब तुम आराम करो। नाउ रेस्ट अ वाइल एंड लेट मी वर्क अ बिट। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। लेकिन राजा ने उसको स्पेड नहीं दिया और वो खोदता ही रहा। 1 hour passed and another. 1 घंटा बीत गया. The sun began to sink behind the trees and the king at last stuck the spade into the ground and said. और आखिरकार जब सनसेट हुआ, है ना, सन बिगेन टू सिंक मतलब सनसेट टाइम, सूरज डूबने लगा, तो राजा ने आखिर जो है उसको स्पेड को जमीन पे ही छोड़ दिया। स्टक इज द पास्ट फॉर्म ऑफ स्टिक, है ना, चिपका दिया, जमीन पे चिपका दिया मतलब जमीन पे छोड़ दिया। और क्या बोलने लगा, आई केम टू यू वाइज वन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। मैं आपके पास आया हूँ तो अपने क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नन, अगर आप मुझे जवाब नहीं दे सकते तो क्लियरली बोल दो, प्लीज से सो एंड आई विल गो होम, हियर कम समवन रनिंग।
सेड द हर्मिट। तो हर्मिट ने उसकी बात सुना, लेकिन बोला कि देखो तुम्हारे पीछे कौन आ रहा है, लेट अस सी हु इट इज। द किंग टर्न अराउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट। तो राजा ने मुड़कर देखा तो बियर्डेड, दाढ़ी वाला ना, दाढ़ी वाला एक आदमी उसके पीछे जंगल की तरफ से भागता रहा था। द मैन हेल्ड हिज हैंड्स, और राजा ने उसका हाथ, द मैन हेल्ड हिज हैंड, और उस आदमी ने खुद का हाथ जो है पकड़े रखा था, प्रेस अगेंस्ट हिज स्टमक। ठीक है, तो उस राजा ने उस शख्स ने जो पीछे से भागते हुए आ रहा था, समझ में है ना आप लोगों को, कि हर्मिट और राजा जो है उधर ही हट के पास खड़े थे। तो राजा अपने क्वेश्चंस पूछ ही रहा था कि भाई मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते तो बोल दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो उतने में क्या हुआ कि पीछे से फॉरेस्ट की तरफ से एक आदमी आया जिसने अपना एक हाथ पेट पर पकड़ा हुआ था, एंड ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम। और क्यों पकड़ा हुआ था अब समझ में आया कि उसके पेट से खून निकल रहा था। वेन ही रीच द किंग ही फेंटेड, फेंटेड मीन्स बिकेम अनकॉन्शियस, है ना, बेहोश हो गया, एंड फेल टू द ग्राउंड मोर्निंग फीबली। अंडरलाइन द वर्ड मोर्निंग, मोर्निंग मीन्स अंडरलाइन इट एंड राइट डाउन लो साउंड ऑफ सफरिंग, लो साउंड ऑफ सफरिंग। दर्द से बोलते हैं ना किराना, एकदम दर्द से किराना, है ना, तो उसको कहा जाता है मोर्निंग। फीबली, अंडरलाइन द वर्ड फीबली, फीबली मीन्स वीकली। तो एकदम मतलब उसमें इतना तकलीफ में था, इतनी दर्द में था कि इसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, और एकदम लो साउंड में जो है वो वीकली गिरा रहा था। द किंग एंड द हर्मिट अनफासन द मैन्स क्लोथिंग, देयर वॉज अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। तो क्या किया किंग और हर्मिट ने, अनफासन हियर मीन्स रिमूव द मैन्स क्लोथिंग, उसका जो कपड़ा ऊपर का निकाल कर देखा तो उसके स्टमक पे देखा कि बहुत बड़ा वुंड है। वुंड मीन्स व्हाट, इंजरी। द किंग वॉश इट एज वेल एज ही कुड एंड बैंडेज इट विथ हिज हैंकरचिफ एंड अ टॉवेल द हर्मिट है। तो किंग ने क्या किया, उसको अच्छे से धो दिया, है ना, उसको बैंडेज किया, जो भी फर्स्ट एड कर सकता था उसके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल थी, हैंकरचिफ, टॉवेल, उससे जो है हर्मिट के पास थी, है ना, ये सारी चीज़ें राजा के पास तो नहीं थी, हर्मिट के पास थी, तो उससे जो है उसके वुंड को बांध दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, खून ताकि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज सोक विथ वार्म ब्लड, राजा जो है क्या कर रहा था, बार बार उसका बैंडेज निकाल रहा था। जब भी बैंडेज निकालता था तो उसमें वार्म ब्लड, है ना, गर्म खून हमेशा बस से उससे भरा हुआ रहता था, है ना, भीगा हुआ रहता था। एंड वॉश एंड री बैंडेज द वुंड, तो हर बार उसको जो है पट्टी को निकालता, धोता और फिर से पट्टी वही बांधता। वेन एट लास्ट द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग द मैन रिवाइव्ड एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। तो जब थोड़ा खून रुका तब थोड़ा वो जो है मैन रिवाइव हुआ। रिवाइव जो है मतलब दोबारा, है ना, उसमें एनर्जी आई, गॉट सम एनर्जी, रिवाइव गॉट सम एनर्जी, और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट सम फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा ने थोड़ा सा जो है पानी लाकर उसको पीने भी दिया। मीन वाइल द सन हैड सेट एंड इट हैड बिकम कूल, अब एकदम जो है सूरज डूब गया था, मगरिब का वक्त भी चले गया था, रात हो गई थी। सो द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट, तो राजा ने क्या किया, हर्मिट की सहायता से जो है उस जख्मी आदमी को, है ना, वुंडेड मतलब जख्मी आदमी को उठाकर उसी के हट में, झोपड़े में रख दिया। द मैन लay देयर क्वाइटली विथ हिज आइज क्लोज्ड, तो वो जख्मी आदमी वहाँ पे चुपचाप पड़ा रहा आंखें बंद करके। By now the king was so tired after his work and the work he had done that he lay down himself and also fell asleep. अब राजा भी इतना, है ना, एक तो आधे रास्ते से चलते आया, फिर उसके बाद इतने घंटों खुदाई किया, उसके बाद वो जख्मी आदमी की इतनी खिदमत, ये सारी चीज़ों से वो इतना थक गया कि वो खुद भी वहाँ पे पढ़ते साथ सो गया। When he awoke in the morning, awoke is a past form of awake. It took him some time to remember where he was and who was the strange bearded man, है ना। तो अचानक सुबह आँख खुली तो वो ज़रा चौंक गया ना, क्योंकि रोज़ उसकी आँख खुलती थी तो अपने राज दरबार में ना, अपने महल में रहता था, अपने पैलेस में रहता था,
तो थोड़ा सा क्लिक होने के लिए टाइम गया कि भाई मैं कहाँ हूँ। तो देखा उसने कि वो हर्ट में है और कहाँ है, उसके बाजू में वो बियर्डेड मैन है, उसके बेड के बाजू में। एंड गेजिंग इंटेंटली, गेजिंग लुकिंग इंटेंटली ईगरली, और क्या कह रहा था, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो, सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, एकदम कमज़ोर आवाज़ में। वेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक एंड वॉज लुकिंग एट हिम, जब उसने देखा कि जब राजा जाग गया तब उसे कहने लगा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब राजा क्या कहने लगा, आई डू नॉट नो यू, आई हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, मैं तो तुमको जानता भी नहीं है, मैं तुमको किस चीज़ के लिए माफ़ करूँ। तो जो है शख्स क्या कहने लगा, वो जख्मी आदमी कहने लगा, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सॉ टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन यू बिकॉज यू एक्सिक्यूटेड हिज ब्रदर एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। समझ में आई आपको बात? क्या मैं आपका दुश्मन हूँ, आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर, स्वोर इज द पास्ट फॉर्म ऑफ स्वेयर, है ना, कसम खाना। टू रिवेंज, रिवेंज मतलब बदला लेना, है ना, इंतकाम लेना। तो मैंने जो है बोलते ना कसम खाई थी बदला लेने की। क्यों? क्योंकि तुमने जो है एग्जीक्यूट किया था, मेरे भाई को एग्जीक्यूट किया था, फांसी की सज़ा दे दी थी। एंड सीज हिज प्रॉपर्टी, और तुमने उसकी प्रॉपर्टी हथिया ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट, मुझे इस बात की खबर मिल गई थी कि तुम जो है सन्यासी से मिलने अकेले जा रहे हो। तो आई रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब डिसाइडेड फर्मली, रिजॉल्व मीन डिसाइडेड फर्मली, मैंने पक्का फैसला किया कि टू किल यू ऑन योर वे बैक, कि तुम्हारी वापसी पर ही तुमको मार दूंगा। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन खत्म हो गया, तुम आए नहीं। सो आई केम आउट ऑफ माई एम्ब्यूश। लुक, एम्ब्यूश, द मीनिंग हैज बीन गिवन इन द वोकैबुलरी, सॉरी इन द ग्लॉसरी, प्लेस ऑफ हाइडिंग बिफोर अटैक, किसी के ऊपर बोलते ना अटैक करने के लिए छुपकर जो बैठा जाता है ना, उसको जैसे हिंदी या उर्दू में बोलते हैं घात लगाकर बैठना, किसी पे अटैक करने के लिए छुप के बैठते हैं ना, उसको कहते हैं घात लगा के बैठना। तो दैट इज कॉल्ड एम्ब्यूश इन इंग्लिश। तो मैं जो घात लगा के बैठा था, मैं बाहर आ गया। योर बॉडी गार्ड्स रिकॉग्नाइज मी, और हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि राजा अपने बॉडी गार्ड्स को पीछे छोड़ाया था, तो वो जो है रास्ते में ही थे, तो लोगों ने इसको देख लिया, तो लोगों ने पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, तो इस राजा के बॉडीगार्ड्स ने ही इनको इसको जो है मारा था। आई एस्केप फ्रॉम देम बट वुड हैव ब्लेड टू डेथ, मैं उनसे भाग तो गया लेकिन मेरा खून तो इतना बह रहा था कि ब्लेड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ ब्लीड, है ना, ब्लीडिंग बोलते हैं ना, खून बहना, ब्लीड, उसका पास्ट फॉर्म है ब्लेड, लेकिन मेरा खून तो इतना बह रहा था कि मैं मर गया था। हैड यू नॉट, हैड यहाँ पे किस लिए आया, इफ की जगह पर आया, इफ किसकी जगह पर आया है, इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड, अगर तुमने मेरे जख्म को ड्रेसिंग नहीं की होती, है ना, जख्म पे पट्टी नहीं बांधी होती, तो मैं तो कब का मर गया होता। आई विश टू किल यू बट यू हैव सेव माई लाइफ, मैं तो तुमको मारने के लिए निकला था लेकिन तुमने मेरी जान बचा ली। नाउ इफ आई लीव एंड इफ यू विश इट आई विल सर्व यू ऑल माई लाइफ, तो अगर मैं अभी बचता हूँ, जिंदा हूँ, और अगर आप चाहो तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारी सर्विस में लगा दूँ, तुम्हारी खिदमत में लगा दूँ। सर्व इज़ द वर्ब फॉर्म ऑफ सर्विस। द किंग वॉज वेरी ग्लैड, हैप्पी टू हैव मेड पीस विद एन एनिमी, अब राजा बहुत खुश हो गया कि भाई चलो अनजाने में ही सही मैंने अपने एक दुश्मन को अपना दोस्त बना लिया, सो इजीली, एंड टू हैव गेन्ड हिम फ्रॉम अ फ्रेंड। He not only forgave him but said he would send his man and his own physician to attend to him. Physician डॉक्टर है ना, तो उसने बोला कि ना सिर्फ मैंने तुमको माफ़ किया बल्कि मैं अपने डॉक्टर्स को भी यहाँ पे भिजवाता हूँ, फिजिशियंस को भिजवाता हूँ कि वो आपका, है ना, वो टाइम पे डॉक्टर्स मतलब वैद, हकीम वगैरह। द किंग देन टुक लीव ऑफ हिम, टुक लीव मतलब वहाँ से निकल गया, एंड वेंट आउट ऑफ द हर्ट टू लुक फॉर द हमिट, और वो हमिट को ढूंढने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश वंस मोर टू बैग, यह बैग का मतलब भीख मांगना नहीं, टू रिक्वेस्ट, है ना, तो उसने सोचा कि एक बार चलो फिर रिक्वेस्ट करके देखता हूँ, फॉर एन आंसर टू द क्वेश्चंस ही हैड आस्क्ड। द हर्मिट वॉज आउटसाइड ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, तो पिछले दिन जो है ना, लास्ट दिन लोगों ने जो खड्डा किया था बैठकर
राजा ने और दैट हर्मिट, है ना, बोथ ऑफ देम हैड डग द बेड्स। तो आज जो देखा उसने, हर्मिट उन बेड्स में क्या कर रहा था, सोइंग कर रहा था ना, बीज बो रहा था। द किंग अप्रोच हिम एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चंस। यहाँ पे प्रे का मतलब रिक्वेस्ट, बैग का मतलब भी रिक्वेस्ट, बीईजी बैग है ना, अभी जो आके गए यहाँ पे वर्ड, लास्ट लाइन में, पेज नंबर 54 पे लास्ट लाइन में बैग और यहाँ पर प्रे, दोनों का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट। यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर सेड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा कि तुमको तो अपने आप जवाब मिल गया है। स्टिल क्राउचिंग ऑन हिज थिन लेग्स, लुक क्राउचिंग, बेंडिंग एंड लुकिंग अप एट द किंग हु स्टूड बिफोर हिम। तो क्राउचिंग मतलब जैसे लाइक हम लोग खो खो वगैरह खेलने के लिए किस पोजीशन में बैठते हैं, इन दैट पोजीशन ही वाज सिटिंग, है ना, वैसे जो है हर्मिट वहाँ पे, है ना, क्योंकि वो सोइंग कर रहा था ना, बीज बो रहा था। तो उसने क्या जवाब दिया कि भाई तुमको आंसर तो खुद ही मिल गया। व्हाट डू यू मीन, आस्क्ड द किंग। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे। तब देखो अभी पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो सन्यासी। अगर तुमने पीटी नहीं किया होता, टू फील पीटी मतलब टू फील मर्सी, है ना, रहम खाना किसी पर। अगर कल तुमने मेरी वीकनेस पे रहम खाया नहीं होता, है ना, यू हैड नॉट स्टेड टू डिग दिस बेड्स फॉर मी, तो तुमने खड्डे नहीं खोदे होते, यू वुड हैव गॉन बैक एंड बीन कील्ड बाय दैट मैन, और तुम वापस लौट गए होते, अगर वापस लौट गए तो वो आदमी तुमको मार दिया होता, है ना, वही आदमी जो उनकी झोपड़ी में अभी अंदर जख्मी पड़ा था। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड, तो सबसे इंपॉर्टेंट वक्त कौन सा था, जब तुम खड्डा खोद रहे थे, है ना। अगर खड्डा नहीं खोदे होते उस समय, और उस समय अगर चले गए होते तो मारे गए होते। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और कल के समय देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी मैं ही था, और मेरे लिए जो तुम काम कर रहे थे, है ना, एंड दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। क्या काम कर रहे थे, डिगिंग द बैग। आफ्टरवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर अटेंडिंग टू दैट मैन, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था, समय क्या था, जब तुम वो आदमी को अटेंड कर रहे थे, है ना, उसको जो है बैंडेज वगैरह कर रहे थे। फॉर इफ यू हैड नॉट बाउंड हिज वूंड ही वुड हैव डाइड, अगर तुम उसके जख्म को बोलते ना मरहम पट्टी नहीं की होती तो वो मर गया होता, विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, और तुम्हारे साथ उसने जो है बोले बिना पीस किए, पीस मतलब शांति बनाए बिना तुम्हारे साथ जो है मर गया होता। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। तो रात के समय या शाम के समय तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट आदमी वो था, वो जख्मी आदमी है ना, जो तुमको मारने आया था, एक्चुअल में तुम्हारा जो एनिमी था, और उसके साथ जो तुमने काम किया, जो तुमने उसको सर्व किया, वो तुम्हारा इंपॉर्टेंट बिजनेस था, है ना। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट नाउ। तो क्या बोला इसने कि याद रखो कि सबसे इम्पोर्टेंट वक्त कौन सा होता है, नाउ। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट्स द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। तो अब जो चल रहा है, जो भी डिसीजन हम ले सकते हैं वो अब के हिसाब से, है ना, नाउ के हिसाब से ले सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द वन विथ whom you are, for you do not know whether you will ever have dealings with anyone else, है ना। तो अब तुम्हारे साथ जो शख्स है उसके साथ जो तुमको डीलिंग करना है उसको राइट रखो, उसको जस्ट रखो, है ना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू डू दिस पर्सन गुड बिकॉज फॉर दैट पर्पज अलोन वर यू सेंड इन टू दिस लाइफ। और जो इम्पोर्टेंट काम है वो क्या है कि जो तुम्हारे साथ अभी शख्स है उसके साथ सही जो है बिहेव करो, है ना, उसके साथ सही व्यवहार करो, यही तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है काम है, और इसी के लिए तुम दुनिया में भेजे गए। अंडरस्टूड। तो किस तरह से हर्मिट ने जो है उसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर बताया कि इम्पोर्टेंट समय या इम्पोर्टेंट काम या इम्पोर्टेंट लोग जो है पहले से हम लोग प्री डिसाइड नहीं कर सकते, वो तुम समय के हिसाब से, है ना, जब समय आता है, व्हेन दैट टाइम कम्स एग्जैक्टली, है ना, दैट एट दैट मोमेंट ओनली यू कैन डिसाइड कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट, है ना, एंड हु इज द इम्पोर्टेंट पर्सन एंड हाउ यू कैन डील विथ हिम, and the way you deal with that person is the important business for you
द वेरी मोमेंट। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन। अब इसके जो भी इंपॉर्टेंट वर्कशॉप्स हमको लगते हैं हम कर लेते हैं फटाफट। ट्रू एंड फॉल्स दिया है। द पीपल कन्विंस द किंग टू मेक अ प्रोक्लेमेशन। पीपल कन्विंस द किंग टू मेक अ प्रोक्लेमेशन। क्या लोगों ने इसको कन्विंस किया कि ऐसा अनाउंसमेंट करो? नहीं, राजा ने खुद ही किया था ना। तो फॉल्स। द हर्मिट स्पोक यूजुअली टू एवरीवन। राजा क्या वो सॉरी हर्मिट हर किसी से बात करता था? फॉल्स। राजा लोगों से बात नहीं करता था ना वो। द किंग रिसीव्ड ऑल आंसर्स फ्रॉम द हर्मिट। राजा को सारे आंसर्स मिल गए हर्मिट से। ट्रू। द पर्सन द किंग सेव्ड एंड हेल्प वॉज हिज एनिमी। ट्रू। टू डू गुड टू पीपल इज द पर्पज ऑफ अवर लाइफ। ट्रू। Now look at the second question. Match the titles with the contents of the proper paragraph. अब देखिए आपको बहुत सारे पैराग्राफ्स दिए हुए है ना इस लेसन में, तो उसके अंदर मेन है ना कौन से पैराग्राफ में कौन सा कंटेंट दिया है आपको वो बताना है। तो आई जस्ट डायरेक्टली गिव यू द आंसर। फर्स्ट का आएगा आई किंग अनाउंसमेंट, है ना, वंस अ सर्टेन किंग टू डू। तो ये जो ना पूरा असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले राजा अनाउंसमेंट करता है ना, तो किंग्स अनाउंसमेंट आएगा। सेकंड जो है मैनी लर्नेड पीपल, उसका आएगा एच द किंग रिसीव वेरियस आंसर। उसके बाद थर्ड दिया है इक्वली वेरिड गेव द रिवॉर्ड टू नन, उसका आएगा जी क्वेश्चन रिमेन अनआंसर्ड। उसके बाद फोर्थ देखो व्हेन द किंग अराइव माय फर्स्ट अटेंशन, ये वाला पैराग्राफ, उसका आएगा जे द किंग मीट्स द हर्मिट। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ आपको दिया है पांचवा, द हर्मिट लिसन्ड एंड कंटिन्यूड टू डिग, है ना, उसका आ जाएगा सी किंग हेल्प्स द हर्मिट। उसके अंदर ये दिया ना, तो बात समझ में, मतलब आपको पता नहीं कौन से पैराग्राफ में कौन सा फैक्ट दिया हुआ है। उसके बाद सिक्स देखिए, द किंग टर्न्ड अराउंड एंड गिव इट टू हिम। सिक्स्थ वाले का आएगा बी द वुंडेड स्ट्रेंजर। किंग ने पीछे मुड़ के देखा ना, टर्न अराउंड, पीछे मुड़ के क्या देखा था, वो जो एनिमी उसका है ना, इंजर्ड एनिमी भागते आ रहा था। उसके बाद सेवेंथ पैराग्राफ, मीन वाइल द सन सेड द किंग, इसका आएगा डी द स्ट्रेंजर बेग्स फॉर पार्डन। जो अजनबी था उसने माफी मांगी ना कि मैं तो तुमको कत्ल करने आया था एंड ऑल। आठवां वाला देखिए, एट वाला, यू डू नॉट नो डैश ऑल माई लाइफ, उसका आएगा एफ स्ट्रेंजर्स विशियस अटेंशन। विशियस इंटेंशन, अटेंशन नहीं सॉरी इंटेंशन, इंटेंशन इरादा, विशियस बुरा इरादा। नाइन्थ वाला, द किंग वॉज वेरी ग्लैड द डे बिफोर, ये पैराग्राफ का आंसर हैगा ए किंग गेन्स अ फ्रेंड, किंग को एक दोस्त मिल गया। और द लास्ट वन, डू यू नॉट सी, ये वाले पैराग्राफ में क्या बताया गया है, द हर्मिट पॉइंट्स आउट आंसर। तो मतलब आपको वो मतलब फर्स्ट कॉलम में समझ में आई बात, के ना पैराग्राफ की वर्डिंग्स दिए हैं, और ये सेकंड जो कॉलम इसमें क्या है कि उसमें क्या टॉपिक बताया गया है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द कैरेक्टर ट्रेट्स। कैरेक्टर ट्रेट्स मतलब क्या, क्वालिटीज दी गई है आपको, मिक्सअप दी गई है, तो वो बताना है कि आपको कौन सी क्वालिटी किंग की है और कौन सी क्वालिटी हर्मिट की है। तो मैं बता देती हूँ, किंग की 3 ही क्वालिटीज़ हैं। किंग जो है इम्पेशेंट था, किंग जो है ईगर टू सक्सीड था, और किंग जो है हेल्पफुल था। ये 3 क्वालिटीज़ किंग के। तो बाकी जितनी बची वो सब हर्मिट की है। तो क्या क्या क्वालिटीज़ हो गई हर्मिट की, वो फीबल था, है ना, फीबल यानी कि वीक, है ना। एनलाइटेंड, एनलाइटन मतलब ब्रॉड माइंड, है ना, अच्छी सोच वाला था। देन पेशेंट और कन्विंसिंग और वाइज। अब ये जो है ना, यूजुअली दिस काइंड ऑफ ट्री डायग्राम या फिर इसको वेब डायग्राम, ये आपको जो एग्जाम्स में आते हैं। हाँ, रिवॉर्ड विनिंग क्वेश्चंस। तो इसका आप लिखोगे, फर्स्ट लिखोगे व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन।
व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। और थर्ड लिखोगे हाउ वुड द किंग नो व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। हाउ वुड द किंग नो व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, डिफरेंट रिस्पॉन्सेस टू फर्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंट रिस्पॉन्सेस टू फर्स्ट क्वेश्चन। तो उसमें फर्स्ट वाला लिखिए, ड्रॉ अप इन एडवांस अ टेबल ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स। ड्रॉ अप इन एडवांस अ टेबल ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स एंड लिव स्ट्रिक्टली बाय इट। ये आपको फर्स्ट पैसेज में मिलेगा। उसके बाद सेकंड लिखिए, वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल that is going on. One should always attend to all that is going on and then do what is most essential. And then do what is most essential. उसके बाद सी क्वेश्चन देखिए, मोस्ट नेसेसरी पीपल नीडेड बाय द किंग। मोस्ट नेसेसरी पीपल कौन कौन से थे इस मतलब पैसेज में बताए, काउंसिलर्स, प्रीस्ट, डॉक्टर्स। यहाँ पे 3 ही दिए हैं, हम एक और एड ऑन कर सकते हैं, वॉरियर्स। काउंसिलर्स, प्रीस्ट, डॉक्टर्स एंड वॉरियर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस क्या क्या बताएं, ये सारे जो स्टार्टिंग के पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। साइंस, स्किल इन वॉरफेयर, रिलीजियस वर्शिप, है ना। साइंस, स्किल इन वॉरफेयर, रिलीजियस वर्शिप। ऑलराइट, we skip the fifth one. Look the sixth question. Choose the correct answer and fill in the blanks. ये भी आपको जो A3 होता है ना वोकैबुलरी पैसेज में क्वेश्चन, उसमें पूछ सकता है। वेरिड, वेरिड का क्या आएगा आंसर, डिफरेंट। पैसे समझाते हुए मैंने बताया था। मैनी लर्नेड पीपल केम टू द कोर्ट एंड गेव डिफरेंट आंसर, थर्ड वाला। द सिनोनिम ऑफ कन्विंस्ड, सिनोनिम मतलब क्या, इक्वल मीनिंग ना, समानार्थी शब्द, सिनोनिम। उसका आएगा फर्स्ट, परसुएडेड। द किंग वांटेड टू नो द राइट टाइम। उसके बाद ई देखिए, आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चन। हियर प्रे, देखिए मैंने उस वक्त भी बताया था ना, प्रे का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट। चूज एन एडवर्ब दैट को लोकेट्स विद ब्रीथेड, ब्रीथेड के साथ को लोकेशन क्या जाता है, हैवीली। को लोकेशन आई गेस आ चुका है इससे पहले भी, है ना। इट इज मोर और लेस सिमिलर टू कंपाउंड वर्ड्स, के जो 2 शब्द यूजुअली जो एक साथ आते हैं। लेकिन कंपाउंड वर्ड में कैसा है कि 2 अलग अलग वर्ड मिलके एक नया वर्ड बनाते हैं ना, जैसे बाथ और रूम, वो मिला के न्यू वर्ड बना बाथरूम। लेकिन कोलोकेशन में ऐसा नहीं होता है। कोलोकेशन में 2 वर्ड जो है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, वो एक साथ आते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं डायरेक्टली। द फॉलोइंग कंपाउंड वर्ड्स ऑन द स्टोरी आर स्पेल्ड इन अ जम्बल। अभी आपको बोलते हैं ना स्क्रैम्बल फॉर्म में दिया है, आपको उसको अनस्क्रैम्बल करना है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। तो पहले का आएगा अंडरटेक, सेकंड का आएगा एनीवन, थर्ड वाला आएगा पास टाइम, फोर्थ वाला आएगा बॉडीगार्ड, फिफ्थ वाला आएगा वॉरफेयर, सिक्स्थ वाला आएगा बिफोर हैंड, सेवेंथ वाला आएगा मीनवाइल, 8 वाला आएगा एवरीथिंग। इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आपको, कभी कभी लैंग्वेज स्टडी जो है ना स्टार्टिंग में रहता है हमारे पेपर के, उसमें आ सकता है, और एल्स आपको पैसेज में भी पूछ सकता है। देखिए मैं कोलोकेशंस की बात कर रही थी, हियर कम्स द कोलोकेशन, कि यहाँ पे 2 वर्ड मिलके कोई नया वर्ड नहीं बनाते, बल्कि क्या है ना, 2 वर्ड जो बोलते हैं ना, दे गो हैंड इन हैंड, मतलब साथ में, है ना, एक दूसरे के साथ आते हैं, है ना, एंड दे स्टैंड फॉर वन थिंग। अब जैसे देखिए इम्पोर्टेंट, उसके लिए आपको बताने के पैसेज में इसके साथ कौन सा वर्ड आया है। तो आई जस्ट गिव यू द आंसर डायरेक्टली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेकेंड का गेजिंग इंटेंटली, गेजिंग GAZING, याद है ना आप लोग को, वो स्ट्रेंजर, वो जख्मी आदमी गेज कर रहा था ना, गेजिंग इंटेंटली। थर्ड वाला फ्रेल एंड वीक, फोर्थ वाला वाइडली रिनाउंड, फिफ्थ वाला राइट टाइम,
सिक्स्थ वाला वार्म ब्लड, उसके बाद सेवेंथ वाला सिंपल क्लोथ्स, उसके बाद एट वाला आईज क्लोज्ड, उसके बाद नाइन्थ वाला फेल एजली, उसके बाद टेंथ वाला मेड पीस. ओके, नाउ द 11th क्वेश्चन डील्स विथ ग्रामर, जो हम वन टू वन लेक्चर्स में प्रॉपरली डिस्कस सकते हैं. स्टिल आई ट्राई टू गिव यू द आंसर. देखिए, फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब्स. तो देखो, फाइनाइट वर्ब क्या होता है ना, कि जिसमें अगर सब्जेक्ट बदले तो उसमें जो है वर्ब भी थोड़ा चेंज होता है. जैसे अगर मैं बोलूं आई प्ले क्रिकेट, लेकिन जब मैं राहुल या सीता बोलूंगी तो प्लेज हो जाता है. यही चीज अगर मैं पास्ट टेंस में बोलूं तो राहुल या सीता प्लेड या आई प्लेड, तो देखा ना कि कभी प्ले हो रहा है, कभी प्लेज हो रहा है, कभी प्लेड. तो ये चीजें जो एक्चुअली ना टेंसेस से डील करती हैं, तो उसको बोला जाता है फाइनाइट वर्ब. क्या बोला जाता है? फाइनाइट वर्ब. तो जब वर्ब चेंज होता है सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करके, तो उसको बोला जाता है फाइनाइट वर्ब. तो इट विल नॉट बी in this online lectures I won't be able to give you proper clarification or a proper explanation as I told you, but still I'm trying my level best. तो finite verb जो है, देखिए, वो होता है जिसके अंदर अगर आप सब्जेक्ट चेंज करो या टेंस चेंज करो तो वर्ब चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट. और जो नॉन फाइनाइट होता है उसके अंदर जो है ना तीनों चीज़ें आ जाती है. इन्फिनिटिव्स, और इन्फिनिटिव यानी टू के साथ जो आता है, टू ड्रिंक, टू डांस, और पार्टिसिपल्स आईएनजी वाला, एंड जेरेंट्स. तो दिस थिंग्स विल नॉट बी क्लियर ऑन इन दिस ड्यूरिंग दिस ऑनलाइन लेक्चर्स. तो आई जस्ट डू वन थिंग कि आप लोग को मैं डायरेक्टली आंसर यहाँ पे बता देती हूँ. सो इंशाल्लाह व्हेन वी विल हैव पर्सनल इंटरेक्शंस, तो दैट थिंग्स दिस थिंग्स विल बी क्लियर. तो आप काम कीजिए, डायरेक्टली आंसर देख लीजिए. ही डिसाइड्स, तो आपको अंडरलाइन करके दिया डिसाइड्स, ये हो गया फाइनाइट. टू गो, ये जो हो गया नॉन फाइनाइट. आई हैव कम जो है फाइनाइट. गेव जो है वो भी फाइनाइट. वॉज डिगिंग, ये नॉन फाइनाइट. प्रे जो है वो फाइनाइट. टू आंसर नॉन फाइनाइट. फॉरगिव मी फाइनाइट. और बिगेन और टू सिंग ये दो अलग हैं, तो बिगेन हो गया फाइनाइट और टू सिंग हो गया नॉन फाइनाइट. सो वाई दे आर फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, दैट विल बी क्लियर ड्यूरिंग ग्रामर सेक्शन. ग्रामर सेशंस जब हमारे होंगे तो दैट दिस थिंग्स विल बी क्लियर. अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 12 लिख रहा है आपको ना, ये आपको एक्सपांशन ऑफ आइडिया में आ सकता है. नरेट एन एक्सपीरियंस ऑफ योर ओन that has helped you to realize that patience is bitter but its fruit is sweet. Patience is bitter but its fruit is sweet. तो ये राइटिंग स्किल का है, एक्सपांशन ऑफ आइडिया है. क्या मतलब हुआ? पेशेंस इज बिटर, कि सब्र थोड़ा कड़वा होता है लेकिन सब्र का फल जो है वो मीठा होता है ना. तो इसके बाद एक्सपांशन ऑफ आइडिया हो सकता है आपको एग्जाम में पूछे. तो इफ़ यू हैव राइटिंग स्किल बुक यू कैन रिफर इट इफ यू हैव द रेफरेंस बुक. ओके, अदरवाइज हाउ टू राइट इट आई कैन गिव यू better clarification, better explanation. I can give you more points how to write it in an impressive and elaborate manner during personal interaction. So I hope you understood this lesson thoroughly. Okay, thanks for patient listening and keep on doing all the exercises. हाँ, हम लोगों ने जो भी workshops किए हैं उनको कीजिए. That will give you a sound practice. Bye bye. Thanks for listening.